नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन भी ऑन करें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरा नाम कियारा है और मैं अपने नाम से भी ज्यादा सुंदर हूँ। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ की एक सहेली ने मेरी माँ से मेरे गोरे रंग को देखकर एक शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 60,000 दूंगी। समय के साथ साथ मैं जवान हो गई। जवानी की दहलीज पर खड़ी अब मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखती। मुझे देखकर सबका जी ललचा जाता, यहाँ तक कि औरतें भी मेरी खूबसूरत होने की तारीफ करती और मुझसे जलती भी। हमारे यहाँ गांव में जल्दी ही रिश्ते आने लगते हैं। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया जो कि एक गांव से ही आया था। सब ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। सारी बातें भी तय हो गई थीं। लड़का भी बहुत सुंदर था, वह मेरी खूबसूरती को टक्कर दे रहा था। मेरी माँ की सहेली ने जब पांव पखराई के समय धीरज के गुलाबी पांव देखे तो चुपचाप 1,000 रुपए का नोट मेरी माँ को पकड़ा दिया। धीरज का परिवार संपन्न था, वह ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। मुझे नेक भी बढ़ चढ़कर दिए गए थे। मेरे घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। मेरे मायके वाले इस विवाह की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। मेरी सहेलियां मेरे भाग्य की सराहना तो कर रही थीं, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थीं। मायके से विदा होकर हंसी खुशी मैं ससुराल चली गई। मैं अपने सुंदर पति को देख देख कर उससे बात करने को उतावली हुई जा रही थी, पर धीरज मेरी ओर देख ही नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाज को निपटाते निपटाते 2-3 दिन लग गए। मैं दिन रात अपनी सास नंदव जेठानियों से घिरी रही। मेरे खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का कार्यक्रम बनाया। 10-12 दिन इसी में निकल गए। इस बीच धीरज ने भी मुझसे बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। घूम फिरकर पूरा काफिला लौट आया। मेरी सास ने वहीं से मेरे पिता को फोन कर दिया था कि चौथी की रस्म के अनुसार मुझे मायके ले जाएं। जैसे ही यह लोग लौटे, पिताजी आकर मुझे मायके ले गए। मैं कोरी की कोरी मायके लौट आई। मेरी सास ने मेरे पिता को कह दिया था कि वे लोग पुरानी परंपरा में विश्वास रखते हैं। दूसरे ही दिन शुक्रास्त हो रहा है, इसलिए बहुत शुक्रास्त काल में मायके में ही रहेगी। मैं 4 माह मायके रही। मेरी सास और नंद के लंबे लंबे फोन आते, उन्हीं के साथ धीरज एक आध बार बात कर लेता। 4 महीने बाद धीरज के साथ मेरी सास और नंद आई और खूब लाड जताकर मुझे विदा कर कर ले गई। मेरी नंद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह अपने मायके में ही रहती थी। वहां जाकर मैंने देखा कि धीरज के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर मैं अपनी नंद के साथ सोई थी और धीरज अलग पलंग पर सोता था। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा और गुस्सा भी आता, लेकिन मैं शर्म के मारे किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं धीरज से बात करने और उससे अकेले बात करने के मौके देखती रहती, लेकिन धीरज को उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ता ही नहीं थी जो मैं उससे बात कर सकूं। 1-2 माह तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर मेरी नंद के एक दोस्त प्रमोद का घर में आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे मेरी सास और नंद ने मुझे प्रमोद के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। धीरज का तो पहले जैसा ही हाल था, वह ना तो मेरे पास आता और ना ही मुझसे बात करता। मेरे पति को मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। जब धीरज बाहर जाता तो प्रमोद के आने पर मेरी सास और नंद मुझे उसके साथ कमरे में अकेला छोड़कर चली जाती। एक दिन जब मैं प्रमोद के लिए चाय लाई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास यह कहकर बिठा लिया, अरे भाभी रुको तो, देवर का भी तो भाभी पर अधिकार होता है। मेरे साथ बैठो, जो तुम्हें सूरज नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दूंगा। मैं किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी और मैंने मेरी सास से शिकायत कर दी। मेरी सास ने प्रमोद को तो कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझसे ही बोली, तो इसमें हर्ज ही क्या है? देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। मेरी सास की बात सुनकर मैं तो सुन्न रह गई। वह आधुनिक जरूर थी, पर उसका परिवार संस्कारी था। पर यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। दिन पर दिन प्रमोद की छेड़खानी बढ़ने लगी। उसे सास व नंद का प्रोत्साहन जो था। एक दिन मैंने चुपके से अपने पिता को फोन कर दिया और मुझे ले जाने को कहा। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वे मुझे मायके ले आए। मैंने रो रो कर अपनी माँ और भाभी को सब कुछ बता दिया तो मेरे परिवार वालों को उनके संपन्न परिवार के सुपुत्र की नपुंसकता का ज्ञान हुआ।
क्योंकि यह एक ऐसी बात थी जिससे दोनों परिवारों की बदनामी थी, इसलिए वे चुप रहे। 1 महीने बाद मेरी सास और नंद धीरज को लेकर मुझे लेने आई तो मेरी माँ व भाभी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। मेरी सास तमतमाकर बोली, तुम्हारी लड़की का ही चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़के को दोष देती है। मेरी माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की यही डॉक्टरी जांच करवाओ। इस पर मेरी सास और नंद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चलती बनी। इस बात को लगभग 10 माह गुजर गए। मेरे विवाह को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे कि धीरज की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया गया था। मेरे प्रमोद के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रमोद को भी पक्षकार बनाया था, ताकि प्रमोद मेरे साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर मुझे बदचलन सिद्ध कर सके। मैं एक वकील हूं, तो मेरे लिए कियारा का केस नया नहीं था। मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सजा भुगत रही हूं? कियारा ने अपनी कहानी मुझे सुनाने के बाद मुझसे पूछा। कियारा के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करवाने आई थी। कियारा एक सीधी और मासूम लड़की थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। कियारा की माँ उसके साथ आई थी। कियारा की माँ ने कहा कि कियारा के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था, उन्हें केवल सुंदर बहू चाहिए थी। इस प्रकार के प्रकरण मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाया भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हल हुआ करते हैं, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बेहुदा प्रश्नों को झेलना पड़ता है। मैंने कियारा से नोटिस ले लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने हर प्रकार से कियारा की केस पर सोच विचार किया। कियारा का अब ससुराल में रहना संभव नहीं था, वह जाए भी तो कैसे जाए? पति से ही ससुराल होती है और पति का आकर्षण दैहिक सुख होता है, इसी से वह नई लड़की के प्रति आकृष्ट होता है। जब यह आकर्षण ही नहीं तो वह कियारा में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा? इसलिए कियारा को तलाक तो दिलवाना है, लेकिन उसके दुराचरण के आधार पर नहीं। औरत हूं ना, इसलिए औरत के दर्द को पहचानती हूं। मैंने कियारा और उसकी माता को आश्वासन दिया और सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने के बजाय मैं इसी में प्रतिदावा लगा दूं। हिंदू विवाह अधिनियम में इसका प्रावधान भी है। दोनों पक्षकार हिंदू हैं और विवाह भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ है। दूसरे दिन कियारा और उसकी माँ व भाभी आई तो मैंने उन्हें समझा दिया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही इस प्रकरण में धीरज की नपुंसकता के आधार पर तलाक लेंगे। इसलिए पहले कियारा की जांच करवाकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिया जाए। पूरी तैयारी के साथ मैंने पेशे के दिन कियारा का प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। साथ ही एक आवेदन कैमरा प्रोसीडिंग का भी लगा दिया, जिसमें सुनवाई के समय मात्र जज और पक्षकार ही रहे और इस प्रक्रिया का निर्णय कहीं प्रकाशित न हो। जब प्रतिदावा कियारा की सास को मिला तो वह बहुत बौखलाई। उन्हें अपने लड़के की कमजोरी मालूम थी। प्रमोद को इसलिए परिचित कराया गया था ताकि कियारा उससे गर्भवती हो जाए और धीरज की कमजोरी छिप जाए और परिवार को वारिस भी मिल जाए। मैंने न्यायालय से यह भी आदेश ले लिया कि धीरज की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर जब कियारा की सास और नंद थक गई तो वे दोनों समझौते की बात लेकर मेरे पास आई। कियारा के पिता भी बदनामी नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने विवाह का पूरा खर्च व अदालत का खर्च उनसे कियारा को दिलवाकर राजीनामा से तलाक का आवेदन लगवा दिया। विवाह होने से मुकदमा चलने तक लगभग 3 वर्ष हो गए थे। कियारा को भी मायके आए लगभग 2 वर्ष से ज्यादा हो गए थे, इसलिए राजीनामे से तलाक का आवेदन स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों की मान मर्यादा भी कायम रही। इस निर्णय के लगभग 6 माह बाद मैं कार्यालय में बैठी थी, तभी कियारा अपनी माँ और एक सांवले से युवक के साथ आई। उसने बताया कि वह उसका पति है, स्थानीय कॉलेज में पढ़ाता है और 1 माह पूर्व उसने कोर्ट मैरिज की है। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी कोर्ट मैरिज हो गई। कियारा मुझे रात्रि भोज का निमंत्रण देने आई थी। उन सब के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि यदि मैंने औरत के दर्द को महसूस कर यह कानूनी रास्ता न अपनाया होता तो बेचारी कियारा की क्या हालत होती। अदालत में दूसरे पक्ष का वकील उससे गंदे गंदे प्रश्न पूछता, वह उत्तर न दे पाती तो धीरज को उसके दुराचारिणी होने के आधार पर तलाक मिल जाता।
फिर उसे जीवन भर के लिए बदनामी की चादर ओढ़नी पड़ती। उसकी सास और नंद की करनी का फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ता। जब तक औरत अबला बनी रहेगी, उसे दूसरों की करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। समाज में उसे जीना है तो सिर उठाकर जीना होगा। कियारा जैसी बहुत सी लड़कियां ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरती है और उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं होता। एक आज कियारा अपने पति के साथ इज्जत की जिंदगी जी रही है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल बटन भी ऑन करें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।